हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आप लोगों के बीच एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर हाजिर हूँ, जो बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए चलाया जा रहा है। गाइज इससे पहले कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। गाइज आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि वीडियो लगभग एक सप्ताह से अपलोड नहीं हो पा रही थी, इस चैनल पे नहीं आ रही थी। तो गाइज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, मुझे इमरजेंसी केस में जाना पड़ा, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। लेकिन गाइज अब वीडियो रेगुलर आएगी आपके चैनल पे, सक्सेस मंत्रा पे। तो गाइज आप लोग फिर लग जाएं। वैसे बिहार एसएससी आयोग के द्वारा 1 महीना डेट को टाल दिया गया है। आपका पेपर जो इस महीने होने को जा रहा था वो परीक्षा आपको दिसंबर में होने जा रहा है 23-24 तारीख को। तो आप लोगों के पास 1 महीने का वक्त मिल गया है, तो आप लोग तैयारी सही से करें, पूरा जी जान लगा दें। तो गाइज शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कि आपने कितना स्कोर किया है, जिसमें गाइज 70 क्वेश्चन जाने का प्रयास करेंगे, जो 70 क्वेश्चन आपके जीके और जीएस से होंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे बोल रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो है कोटोपैक्सी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोटोपैक्सी आपका ये ज्वालामुखी जो कि इक्वाडोर देश में स्थित है एवं इसकी ऊंचाई 5897 मीटर है। पोपा पर्वत आपका ये जो कि एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है। मौना लोआ ज्वालामुखी आपका ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है एवं यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ओजोस डेल सलाडो आपका ये ज्वालामुखी अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना तथा चिली देशों की सीमा में स्थित है एवं इसकी ऊंचाई जो कि यह विश्व का सबसे ऊंचाई सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो है जापान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं जापान देश में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? तो आपका हुआ है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन सा वर्णित करता है? तो ये करता है भूपटल और ऊपरी मेंटल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूपटल जिसे हम क्रस्ट कहते हैं और मेंटल तो जिसे हम बोलते हैं भ्रू प्रवार। पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम बोलते हैं भूप्रपटी, जो कि यह अंतर 34 किलोमीटर का क्षेत्र रहता है एवं भूप्रपटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, जो कि इसकी गहराई 2900 किलोमीटर है। और बाहरी कोर एवं आंतरिक कोड होती है ठोस अवस्था में। अगला प्रश्न, सोलास वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? तो ये नीलगिरी एवं पालनी पर्वत पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को कहते हैं सोलास वन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो ये है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो ये शीना शेट्टी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे हारना संधू को मिस इंडिया वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है एवं सरगम कौशल को हरना संधू को मिस यूनिवर्स से सम्मानित किया गया है। वही सरगम कौशल को आपका ये मिसेज इंडिया वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? तो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 8 राज्यों से इनकी सीमा लगती है। वो 8 राज्य आपका हो जाएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि नेपाल के साथ लगता है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है
MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही विश्व में पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो दिया जाता है नॉर्मन ऑनेस्ट बोरलॉग को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एवं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, तो ये कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको यानी उपयुक्त सभी के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है, तो है विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही कंडला, कराईकल, न्यू मंगलोर के साथ साथ मुंबई, कोची पश्चिमी तट के ये प्रमुख बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न, वाणिज्यिक स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है, तो ये पहले होता है ज़्यादा केरल में, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक में, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है, तो ये असम के साथ करता है। बाकी नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। असम के साथ साथ ये मिजोरम, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है त्रिपुरा। अगला प्रश्न, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है पुरापाषाण काल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भगवान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो यह रिजु पालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि साल वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न, 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला एवं लूटपाट किसने किया था, तो मोहम्मद गजनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गजनी, जिनका कार्यकाल 971 से 230 ईस्वी तक अफगानिस्तान में गजनवी वंश का पहला सुल्तान था। धन संपत्ति से आकर्षित होकर भारत के धन संपत्ति से आकर्षित होकर गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है रुपया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्के के स्थान पर सोने, चांदी और तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। अगला प्रश्न, भारत में किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुनर्जागरण का जनक या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर एवं युगदूत भी कहा जाता है इनको। राजा राम मोहन राय, जो कि ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था तथा पश्चिमी शिक्षा पर भी बल दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामाना था, तो ये मदन मोहन मालवीय का नाम महामाना था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी का नाम, जो कि उपनाम आपका यह भारत के वह युद्ध पुरुष कहलाते हैं। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी, तो ये वीर सावरकर के द्वारा संज्ञा प्रदान की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही द मराठा एवं केसरी नामक पुस्तक लिखी गई थी। द मराठा, जो कि अंग्रेजी में लिखी गई थी, एवं केसरी मराठी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मांग के सिद्धांत का अपवाद है, तो ये है मूल एवं आवश्यक संपत्ति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो यह भारत को चुना गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस श्रेणी में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन एवं संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। अगला प्रश्न, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 अक्टूबर जो कि उस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है, एवं 2 अक्टूबर 2021 जो कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? तो है श्रम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? तो ये है एंगस्ट्रम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो कि बहुत कम होती है एवं 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला प्रश्न, किसी आदर्श द्रव्य की सांद्रता कितनी होती है? तो ये 0 होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध करता है उसे सांद्रता कहते हैं। अगला प्रश्न, एक उड़ते हुए जहाज में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है? तो इनमें स्थितिज एवं गतिज दोनों ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि उड़ते समय जहाज में पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा जो कि mgh मास ग्रेविटी हाइट एवं उसके रेखीय समय के कारण गतिज ऊर्जा यानी ½ mv²। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में चोगम की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ये रमवाड़ा में आयोजित की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि परावर्तन के नियम के अनुसार, तो परावर्तन के नियम के अनुसार जो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। अगला प्रश्न, परमाणुओं के उप परमाणु कण हैं? तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में पाए जाने वाले एक मूल कण होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहकर इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन आपका धनावेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन तथा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी एवं इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। एवं प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो कार्बन से आती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन में लगभग 98.9% जो कि आयरन तथा 0.1 से 0.15% कार्बन होता है। अगला प्रश्न, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं प्रभावित होती है? तो ये इन्फ्लुएंजा प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका एड्स, पोलियो, हाइड्रोफोबिया, ये आपका ये प्रतिरक्षा प्रणाली है जो कि जिससे इम्यूनिटी सिस्टम प्रभावित रोग है, जबकि इन्फ्लुएंजा आपका ये श्वसन तंत्र है। अगला प्रश्न जो प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो यह है वर्षा का जल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदी, समुद्र आदि जो कि जल वाष्पीकरण से प्राप्त जलवाष्प के संघनन के परिणाम स्वरूप वर्षा का जल पृथ्वी पर आ जाता है। अगला प्रश्न, किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान वित्तीय सूत्र नहीं है? तो ये है बल एवं दाब। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि क्योंकि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है एवं दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। तो बोल रहा है कि वित्तीय सूत्र नहीं है, यानी बराबर किसका ऐसा मात्रक दोनों का सेम नहीं है। तो है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बल एवं दाब का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है?
बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का आधा चालक नहीं है, तो है ब्रोमीन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन एक तरल हैलोजन तत्व है एवं यह भूरे रंग का तरल पदार्थ है जो शीघ्रता गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न, डाउन सिंड्रोम है तो आपका ये आनुवांशिक रोग है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम जो कि आपका ये ट्राइसोमी 21 भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो है एनामेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दांतों के ऊपरी भाग में एनामेल नामक पदार्थ का आवरण होता है जो कैल्शियम एवं फास्फोरस के बना होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मिलान नहीं है, तो मिलान है विटामिन B1, जिसे हम बायोटीन नहीं कहते, इसे हम थायमीन कहते हैं। वही विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं एवं विटामिन B को हम रासायनिक नाम जो कि फिलोक्विनोन कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। मस्तिष्क जो कि तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आहार नलिका है, तो है इसोफेगस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो मुंह में जीभ के पिछले हिस्से से प्रारंभ होकर आमाशय तक जाता है। लैरिंक्स जो कि आपका मनुष्य और अन्य स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एक श्वसन अंग है। अगला प्रश्न, गुर्दों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो यह है निफ्रॉन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वृक्क मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जिक अंग है। मनुष्य में एक जोड़ी जो कि वृक्क या गुर्दे पाए जाते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख लंबी महीन एवं कुंडलित नलिकाएं होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी से होता है, तो ये होता है मधुमेह रोग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण जो कि इंसुलिन नामक हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। इंसुलिन जो कि मानव शरीर में अग्नाशय नामक ग्रंथि की बी कोशिका से स्रावित होती है। इस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती, तो ये रेडोन नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेडोन आपका ये रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है, जबकि नियोन, हीलियम, जेनॉन इसके साथ साथ रेडोन आपका ये अक्रिय गैस आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के तत्व हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें कुल औद्योगिक क्षेत्रफल से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, तो ये भूटान में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नादिर शाह का आगमन निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था, तो ये मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि नादिर शाह का आगमन 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। नादिर शाह को ईरान को नेपोलियन कहते हैं, ईरान का नेपोलियन कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है, तो है वेटिकन सिटी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहाँ पे आबादी लगभग 840 है। अगला प्रश्न, सबाक किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो ये है ईरान की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही इराक की गुप्तचर संस्था आपका है अल मुखबरात। अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह है मैड्रिड में, स्पेन के मैड्रिड में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पर्यटन संगठन जिसे हम बोलते हैं WTO, इसकी स्थापना 1925 में की गई थी एवं विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रमंडलों के सदस्य देशों की संस्था है, तो ये 54 सदस्य देशों की संस्था है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे एवं इसकी स्थापना 1920 में की गई थी।
एवं इसका मुख्यालय लंदन में है। अगला प्रश्न, शेर शाह मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये पटना में मस्जिद स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो कारण था संविधान सभा के गठन की मांग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि स्वराज की मांग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग, बहिष्कार की मांग, ये डिमांड था, ये कारण था। अगला प्रश्न, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये झारखंड का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य का यह लोक नृत्य है छऊ। अगला प्रश्न, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि गांधी जी द्वारा 6 फरवरी 1921 ईस्वी को बिहार के सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो ये भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ये भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हैं। संविधान में बनाए गए अधिनियमों पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद है 15। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो कि 14 से 18 में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 24 में जो कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी बच्चों को किसी कारखाने या खाने या खान में काम करने की अनुमति नहीं देता। अनुच्छेद 25 के 1 में व्यक्तियों को अपने धर्म और मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के साथ उनके साथी कार्तिक प्रसाद तथा ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा यह आजाद दस्ता का गठन किया गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में अभी राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित सदस्य एवं 12 जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य। अगला प्रश्न, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू किया गया था? तो जहाज का नाम था HMIS तलवार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद है 75। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री के सलाह पर। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामले के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों तथा विधान के प्रस्तावों के बारे में सूचित करें। अनुच्छेद 76 जो कि यह मानवादी से संबंधित है, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मानवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद है 226। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय केवल उन मामलों में रिट जारी करता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जबकि उच्च न्यायालय उन मामलों में रिट जारी करता है जो अन्य अधिकारों के साथ साथ मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। अगला प्रश्न, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1951 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक बुलाई जानी अनिवार्य है? तो 4 बैठक बुलाई जानी अनिवार्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी हर 3 माह पे ग्राम सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए। अगला प्रश्न, मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है?
तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1835 ईस्वी में चार्ल्स मेडकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। तो गाइज 20 क्वेश्चन समाप्त होता होगा। तो गाइज वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।